हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो अब हम बढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर के आगे की तरफ। हम आगे वाला पार्ट देखने वाले हैं। हमने बेसिक्स देख लिया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन से ऑर्गेनिजम्स में देखा गया था सबसे पहली बार, फिर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपका जो इम्पल्स है वो जनरेट कैसे होता है और पास ऑन कैसे होता है। अब एक चीज़ याद रखो कि आपका जो महाराष्ट्र सिलेबस है इसको थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी के जैसे बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है उसी सीक्वेंस में पढ़ें। देखो, मैं मानती हूँ कि टेक्स्ट बुक का कंटेंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सारा कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक का ही बताने वाली हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी ये मेरा वीडियो देखते वक्त टेक्स्ट बुक अपने सामने रखेंगे, नोटबुक अपने सामने रखेंगे और पेन पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए। मैं जैसे जैसे आपको जो जो स्टेप बताते जाऊंगी आप उस चीज़ को ब्रैकेट्स डालते जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे आप प्रिपरेशन करते जाएंगे तो आपके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में जो एक टॉपिक है सिनैप्स या केमिकल सिनैप्स करके ऐसा कोई एक टॉपिक दिया गया है, 9.4 शायद हेडलाइन दी गई है सिनैप्स करके। तो ये जो 9.4 का टॉपिक है सिनैप्स, हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम पहले पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ इम्पल्स, फिर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स और फिर सिनैप्स के डेफिनेशन। देखो, 1 बाय 1 करके बीच बीच में कुछ मटेरियल का भी जनरेशन ऑफ इम्पल्स का आपको देखना पड़ेगा, कुछ मटेरियल आपको ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का देखना पड़ेगा, तो कुछ डेफिनेशंस आपको सिनैप्स में से देखने पड़ेंगे। मैं पूरा टॉपिक कवर करूंगी लेकिन थोड़ा आगे पीछे सीक्वेंस में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आगे पीछे दिया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब जो मेरे हिसाब से भी नहीं, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक वापस से रीप्रिंट हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखो। मैं वापस बोल रही हूँ, मैं पूरा टेक्सचुअल कंटेंट कवर करूंगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो आप टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखो और ये वीडियो देखने से पहले अपने पास पानी, चॉकलेट जो भी है रखना है रख लो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वीडियो, और ये वीडियो देखने के बाद आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सारा बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा और समझ लो कि आप मेडिसिन के लिए रेडी हो जाओगे। कि मेडिसिन की पढ़ाई करते वक्त कितना ज़्यादा टेंशन होता है वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी छोटी चीज़ साइंस के स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। अभी आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन रीड करके बता रही हूँ। ये इंट्रोडक्शन है फ्रॉम आपका जो 9.5 हेडिंग दिया गया है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, उसमें से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो देखो, आपके सामने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है बोर्ड पर। द न्यूरॉन्स आर सेल्स विथ सम स्पेशल फीचर्स एंड द सेल्स कैन बी एक्साइटेड। अब देखो इधर पे क्या बोला है फर्स्ट लाइन में कि आपके न्यूरॉन्स एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। अभी देखो, हमने पढ़ा था कि जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है या एनिमल रिप्रोडक्शन होता है तो जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट में से मल्टीपल लेयर्स बनती हैं। देखो, जो जाइगोट आपका बनता है उस जाइगोट में से 3 लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, मीसोडर्म, एक्टोडर्म। तो हमारा जो एक्टोडर्म है, इस एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। हर एक लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन है। एंडोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, मीसोडर्म से हार्ट का लेयर बनेगा और बाकी का ब्लड वगैरह बनेगा, और एक्टोडर्म से एक्सटर्नल लेयर्स बनेंगे जैसे नेल्स, स्किन, नर्वस सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड चैप्टर में आपको पूरा चार्ट दिया गया है। आपने अगर अभी तक सेकेंड चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सेकेंड चैप्टर की सारी वीडियोज़ मिलेंगी। तो हम क्या बोल रहे थे कि आपका जो जाइगोट होता है, जाइगोट से मल्टीपल लेयर्स फॉर्म होती हैं और उन मल्टीपल लेयर्स का अलग अलग फंक्शन है। हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक उसी तरीके से न्यूरॉन्स का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे किडनी के सेल्स का फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, लंग्स के सेल्स का फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रैप करना, हार्ट के सेल्स का फंक्शन है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक उसी तरीके से नर्वस सिस्टम कौन से सेल्स से बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है न्यूरॉन्स से। तो न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है? इंफॉर्मेशन कैरी करना। देखो, हमने अभी इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? फर्स्ट लाइन, द न्यूरॉन्स आर सेल्स विथ सम स्पेशल फीचर्स एंड द सेल्स कैन बी एक्साइटेड। तो हमारे न्यूरॉन्स के पास एक स्पेशल फीचर है। कौन सा स्पेशल फीचर है हमारे न्यूरॉन्स के पास?
दैट दे कैन गेट एक्साइटेड और दे कैन बिकम इनहिबिटेड। मतलब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये आपके बॉडी में होने वाली इंफॉर्मेशन, आपके बॉडी में होने वाले चेंजेस की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाएगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगे। तो ये न्यूरॉन्स का काम होता है। किसका काम होता है? ये न्यूरॉन्स का। अब एक चीज़ याद रखो, आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखना। ये अपना डेंड्रॉन है, ये एक्सॉन है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस है, सेल बॉडी एटसेट्रा एटसेट्रा, और यहाँ पर आपके रहते हैं टीलोडेंड्राइट्स, ठीक है। तो अब देखो हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दिस इज एक्सोलेमा। मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? एक्सोलेमा बनाया है, मतलब मैंने सिर्फ एक्सॉन का पार्ट बनाया है। और आपको पता है कि एक्सॉन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर मैं अलग अलग मार्कर्स की मदद से बताऊँ तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट रहता है श्वान सेल, और इस श्वान सेल्स की मदद से यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दूसरा श्वान सेल, यहाँ पे माइलिन शीथ। इस पॉइंट में माइलिन शीथ का कवरिंग थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो जाता है। जहाँ पर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होती है, क्या कहा मैंने? जहाँ पर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। ये जो ब्लैक कलर का डार्क पॉइंट है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप अपने नोटबुक में फुल फॉर्म में लिखो। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैसेज ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, बॉडी में होने वाले कोई भी चेंजेस की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने के लिए नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। नर्वस सिस्टम बने हैं न्यूरॉन्स से, और न्यूरॉन्स के पास ये स्पेशल फीचर है कि वो हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा सके। और एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से। तो हम एक्चुअल में एक्सॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स की लंबी सी नर्व फाइबर पूरी बॉडी में फैली हुई है इन द फॉर्म ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी के एक एक कण कण में, एक एक पार्ट में, एक एक सेल में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन वाला पार्ट है ना, उस एक्सॉन वाले पार्ट में आपके चेंजेस होते हैं। जितना भी इम्पल्स जनरेशन का काम होता है, मतलब अगर समझो आपको जो चोट लगी तो ये चोट को सेंस करने का जो काम होता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए पहले इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि न्यूरॉन्स के पास स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब देखो आगे क्या बताया गया है। द नर्व इम्पल्स is a wave of bioelectrical और electrochemical disturbances passing along the neuron। मतलब क्या बोला गया है कि ये जो आपका न्यूरॉन है, क्या बोला गया है, ये जो आपका न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के थ्रू जो भी केमिकल और बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास हो रहे हैं उसकी मदद से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलर्ट होता है। अब देखो एक चीज़ अच्छे से देखो, आपके टेक्स्ट बुक में जो 5th चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पहला सेल था, जो पहला लाइफ फॉर्म था अर्थ पे, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? सी से ओरिजिनेट हुआ था, सी वाटर से। जो पहला लाइफ फॉर्म था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? फर्स्ट सेल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? सी वाटर से। और सी वाटर में क्या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। सॉल्ट माने क्या? सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट यानी क्या होता है? सी में कौन सा सॉल्ट होता है? सोडियम क्लोराइड। तो देखो हमारा ये जो सेल है ये सॉल्ट वाटर से बना है, मतलब पहला सेल सॉल्ट वाटर से बना है, सी से बना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के में बताया गया है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये हमको बताया गया है कि पहला जो लाइफ सेल था वो सी वाटर से बना था, तो वो सॉल्टी नेचर था। सी वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है, और सॉल्टी है मतलब सोडियम क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। तो इसी वजह से क्या बताया गया है कि आपका जो सेल होता है, सेल के बाहर का जो फ्लूइड है, ये सेल के बाहर का जो लिक्विड है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF। सेल के बाहर के फ्लूइड को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो सेल के बाहर का जो फ्लूइड है ये यहाँ पर सॉल्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सेल ही सॉल्ट से बना है। तो बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? बहुत सारे सोडियम आयंस प्रेजेंट होंगे, ऐसे पॉजिटिव चार्जेस। बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे? सोडियम आयंस प्रेजेंट होंगे प्लस क्लोराइड आयंस। सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट होंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बोला गया है। और हमेशा याद रखो आयंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी बैलेंस बिगड़ा, अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो भी बॉडी में दिक्कत हो सकती है, अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो भी बॉडी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि सोडियम के इनटेक के वजह से ही हार्मोन प्रोडक्शन होता है या हार्मोन रिलीज होता है, मैसेज आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारा फर्स्ट लाइफ सेल था उससे हमको पता चला कि सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ECF में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ढेर सारे सोडियम आयंस प्रेजेंट रहते हैं। अगर सेल के बाहर की तरफ सोडियम आयंस प्रेजेंट है तो अभी मैंने क्या बोला कि सेल का आयनिक बैलेंस बना रहना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट मेंटेन रहना चाहिए। तो सेल के अंदर DNA है, इतना तो हम अब तक जान चुके हैं कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, देखो ये मैं मिटा देती हूँ, सेल के अंदर अपना जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA होता है, और इसके अलावा यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन्स बनते हैं। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और ज़्यादातर प्रोटीन्स कैसी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। ज़्यादातर प्रोटीन्स कैसी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। जैसे DNA का ही एग्जांपल ले लो, DNA का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसके पास जो फॉस्फोरिक एसिड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। हमने रेप्लिकेशन वाले चैप्टर में रेप्लिकेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि DNA के अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि DNA के पास फॉस्फोरिक एसिड होती है और वो एसिड नेगेटिव होती है। तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं, सेल के अंदर कैसे चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्जेस है। लेकिन मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बाहर सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड था, वैसे अंदर अगर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है प्रोटीन्स में और DNA में, नेगेटिव चार्जेस किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स में, तो अंदर भी पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होना जरूरी है। तो अंदर का पॉजिटिव चार्ज कौन मेंटेन करके रखता है, पोटेशियम आयंस। तो सेल के अंदर पोटेशियम आयंस और नेगेटिव प्रोटीन्स है, और सेल के बाहर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस है। समझ में आ रही है बात? तो मतलब अंदर और बाहर, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, दोनों ही तरफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन है। इतना समझा? पक्का? तो अब देखो क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि हमारा जो न्यूरॉन होता है, देखो आगे क्या बताया हमको थ्योरी में, द नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ बायोइलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस। तो होता क्या है कि आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं सेल के बाहर और सेल के अंदर, जब भी आपकी बॉडी में कोई इम्पल्स आता है तो ये चार्जेस बदल जाते हैं। मतलब अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा था, बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा था, तो अब बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लग जाएगा क्योंकि डिस्टर्बेंस हो गया है। और ये डिस्टर्बेंस केमिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, मतलब हार्मोन सेक्रीशन की वजह से भी, या इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल मतलब चेंजेस इन इलेक्ट्रोलाइट्स, चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। ठीक है, कैसे होता है मैं एग्जैक्टली बताने वाली हूँ, बस फिलहाल ये थ्योरी का पॉइंट देख लो। सो जो नर्व इम्पल्स होता है, मतलब जो मैसेज पास होता है, आपके डेंड्राइट्स ने एक मैसेज रिसीव किया, इस मैसेज को उसने, मतलब आपके डेंड्राइट्स ने जो मैसेज रिसीव किया वो एक्सॉन के पास आया। तो अब एक्सॉन में एग्जैक्टली चेंजेस कैसे होते हैं यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। ये इतने से पार्ट का स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये इस पार्ट का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट एक्सॉन वाले पार्ट का स्ट्रक्चर, मतलब एक्सॉन के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है ये उसका स्ट्रक्चर है। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइट चेंज कैसे होता है, देखो हमने क्या बोला कि हमारे सेल के बाहर सोडियम आयंस प्रेजेंट है, मतलब सेल के बाहर पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये आपका एक्सोलेमा है, ये क्या है आपका एक्सोलेमा है, मतलब ये एक्सॉन का स्ट्रक्चर है। और इसके बाहर भी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पे पूरा जो लिक्विड प्रेजेंट है दिस इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और ये आपका क्या है, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। ये एक्सॉन के अंदर का लिक्विड है और यहाँ पर एक्सॉन के बाहर का लिक्विड प्रेजेंट होगा। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयंस। कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ढेर सारे सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हमको एक्सॉन के बाहर का कौन सा चार्जेस देखने को मिलता है, प्लस चार्जेस देखने को मिलता है। और अभी हमने क्या देखा था कि सेल के अंदर कौन सा चार्जेस प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं। तो सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स है, इसलिए सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस है। सेल के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पोलैरिटी मेंटेन है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो एक डिफरेंट पोल बन गया।
पोल यानी कि क्या होता है, दोनों एंड्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वैसे ही पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। तो यहाँ पर पोलैरिटी बन गई है, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम? पोलराइज्ड स्टेट, यानी कि बाहर ज़्यादा पॉजिटिव आयंस हैं, अंदर ज़्यादा नेगेटिव आयंस हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाहर नेगेटिव आयंस होंगे ही नहीं, हमने पढ़ा ना, बाहर भी कुछ कुछ नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बाहर नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है और इतनी कम होती है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और अंदर भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, हमने यहाँ पर बोला कि अंदर पोटेशियम आयंस हैं, तो अंदर भी पॉजिटिव आयंस होंगे लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। ओके, देखो बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है, अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन बाहर के सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस भी है, मतलब बाहर भी नेगेटिविटी है, और अंदर के प्रोटीन्स के चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयंस है, मतलब अंदर भी पोलैरिटी मेंटेन है। समझ में आ रही है आपको बात? तो देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास ना यहाँ पर जो पोटेशियम आयन अपने अंदर प्रेजेंट है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, ये पोटेशियम आयन बाहर लीक होते रहते हैं और बाहर भी थोड़े से पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। देखो ये टॉपिक पढ़ने से पहले थ्योरी का आगे का पार्ट देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है उसकी मदद से मैसेज या तो चार्जेस चेंज होने की वजह से आगे पहुंचता है या तो हार्मोन सेक्रीशन की वजह से, यानी केमिकल सिग्नल की वजह से। तो देखो आगे क्या बताया गया है, द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अलॉन्ग द लॉन्ग नर्व fiber or axon tube is a result of electrical charges across the neuronal membrane during conduction of an excitation। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपका जो न्यूरॉन है, इसका जो लॉन्ग ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है यानी एक्सॉन, हमारे न्यूरॉन में जो लंबा वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन की मदद से आपका मैसेज आगे पास होने वाला है, मतलब एक न्यूरॉन से ये मैसेज पास होते होते दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा। तो आपका जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक्सॉन, ये हमारे इम्पल्स को सेंस करता है, उसको जनरेट करता है और आगे कंडक्ट करता है। क्या 3 वर्ड्स यूज़ किए मैंने? हमारा ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन हमारे सेंस किए हुए मैसेज को जनरेट करेगा और उसको आगे पास करेगा, यानी उसको कंडक्ट करेगा। तो ये फंक्शन होता है एक्सॉन का। किसका फंक्शन होता है? इम्पल्स को आगे कंडक्ट करना एक्सॉन का फंक्शन होता है। तो देखो अब आगे क्या बताया गया है, each neuron has a charged cellular membrane with a voltage which is different on the outer and inner side of the membrane। तो अब हमारा पॉइंट आया जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको बता रही थी कि हर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हर एक न्यूरॉन या हर एक एक्सॉन तो न्यूरॉन का ही पार्ट है, तो हर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि बाहर आपको पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलते हैं और अंदर आपको नेगेटिव चार्जेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ईच न्यूरॉन हैज़ अ चार्ज्ड सेल्यूलर मेम्ब्रेन। चार्ज्ड मेम्ब्रेन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद अ वोल्टेज विच इज डिफरेंट ऑन द आउटर साइड एंड डिफरेंट ऑन द इनर साइड। बाहर का वोल्टेज अलग होगा क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयंस है, अंदर का वोल्टेज अलग होगा क्योंकि अंदर नेगेटिव आयंस है। अब आप बोलोगे मिस इसमें फिजिक्स कहाँ से आ गया, वोल्टेज कहाँ से घुसा दिया? तो मेरा बच्चा साइंस में हम हर एक चीज़ मेजर करते हैं। गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कितना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हर एक चीज़ साइंस में मेजर की जाती है। भूख लगी है, कितनी भूख लगी है, ज़्यादा भूख लगी है कि कम भूख लगी है, तो हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है। तो ठीक उसी तरीके से आपका जो न्यूरॉन है इसका मेम्ब्रेन चार्ज्ड है, मतलब अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो बाहर कितने चार्जेस हैं और अंदर कितने चार्जेस हैं, बाहर क्या वोल्टेज है और अंदर क्या वोल्टेज है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक इलेक्ट्रोड की तरफ से माइक्रो इलेक्ट्रोड का वायर कनेक्ट किया जाता है और इस वायर से यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्टेड होता है, इस वायर से एक डिवाइस कनेक्टेड होता है। इस डिवाइस में हमको पता चलता है, ऐसे रीडिंग आगे पीछे होती है और हमको पता चलता है कि कितना वोल्टेज है, प्लस में वोल्टेज है कि माइनस में वोल्टेज है, 100 मिली वोल्ट है कि -50 मिली वोल्ट है। तो जितना भी वोल्टेज है वो हमको वायर कनेक्ट करने से पता चलता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि ईच न्यूरॉन हैज़ चार्ज्ड मेम्ब्रेन विच हैज़ डिफरेंट वोल्टेज ऑन द आउटसाइड एंड डिफरेंट वोल्टेज ऑन द इनसाइड। आगे देखो पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा।
The plasma membrane separates the outer and the inner solution of different chemical compounds but having approximately same total number of ions. तो देखो ये जो मेम्ब्रेन है जिसको मैंने बोला एक्सोलेमा, ये जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन की मेम्ब्रेन, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा काम कर रही है, जो बाहर के मॉलिक्यूल्स को अंदर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स नहीं होने देगी और इस वजह से बाहर जो आयंस हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे, अंदर जो आयंस हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर मुझे एक्सचेंज करना हुआ तो मुझे बाहर के आयंस की ज़रूरत पड़ी तो बाहर की चीज़ों को अंदर लाने के लिए आपके पास स्पेशल चैनल्स प्रेजेंट है। देखो आपने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने 11th स्टैंडर्ड में 5th चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में सिंगर एंड निकोलसन का हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। उस फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में आपने लिपिड का जो बाय मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि ऐसे बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बीच में ऐसे टनल प्रोटीन्स होती हैं। ऐसे क्या होती हैं? टनल प्रोटीन्स होती हैं। समझ में आ रही है बात? और ये प्रोटीन क्या करती हैं? ये चैनल का काम करती हैं। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल है, तो सेल के अंदर अगर मुझे कोई भी मॉलिक्यूल लेकर जाना है तो वो ये टनल प्रोटीन की मदद से जाएगा। टेक्स्ट बुक खोल के देखो, आपको ये लेबलिंग देखने को मिलेगा, टनल प्रोटीन्स। तो टनल प्रोटीन्स क्या करती हैं? टनल प्रोटीन्स मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, मतलब बाहर का मटेरियल अंदर और अंदर का मटेरियल बाहर लाने में। ठीक उसी तरीके से हमारे एक्सॉन के मेम्ब्रेन के पास भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बीच में बहुत सारे चैनल प्रोटीन्स हैं, या जिनको आप टनल प्रोटीन्स बोल सकते हो। अब 11th में नहीं है ना, अब हम 12th में आ गए हैं, तो नाम थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। तो 11th स्टैंडर्ड में हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हम इन प्रोटीन्स को क्या बोलते थे? टनल प्रोटीन्स बोलते थे। अब हम उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन्स बोलते हैं। ये चैनल प्रोटीन्स क्या करती हैं? जो चीज़ों को अंदर लेना है उनको अंदर आने देंगी और कुछ चीज़ों को बाहर जाना है तो उनको बाहर जाने देंगी। लेकिन ये चैनल्स हमेशा खुली हुई नहीं रहेंगी। नहीं तो आप सोचोगे, देखो आप जब गांव जाते हो तो घर का दरवाज़ा बंद करके जाते हो, या मार्केट भी जाते हो, घर में कोई नहीं है तो हम घर का दरवाज़ा बंद करके जाते हैं। अगर दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहेगा तो चोर डकैत तो आएंगे ही आएंगे, साथ में कुत्ता बिल्ली सब घर के अंदर आएंगे, पूरा घर तहस नहस कर देंगे और आपका काम बढ़ा देंगे या बिगाड़ देंगे। ठीक उसी तरीके से प्रोटीन चैनल्स जो प्रेजेंट हैं वो ओपन नहीं रहती हैं। यहाँ पर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट हैं वो पूरा टाइम ओपन नहीं रहेंगे, वो जब चाहिए तब ओपन होंगी, जब नहीं चाहिए तब क्लोज होंगी। लेकिन कुछ चैनल्स हमेशा ओपन रहती हैं। मतलब अगर समझो 10 पोटेशियम चैनल्स है तो उसमें से एक चैनल हमेशा ओपन रहेगी, मतलब लीकेज चालू रहेगा। ये भी एक फिनोमिनन है। बायोलॉजी इज़ नॉट परफेक्ट, कुछ ना कुछ उधर पे कमियां होती ही होती हैं, नेचर में कुछ ना कुछ कमी है। तो उसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ रहा है कि आपके सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है ताकि अंदर बाहर कर सकें हम मटेरियल्स को। कुछ प्रोटीन्स हमेशा ओपन रहती हैं, उनको हम बोलते हैं लीकी चैनल्स। कुछ चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लीकी चैनल्स। तो देखो इधर पे पहले ये पार्ट देख लो, टेक्स्ट बुक का क्या बोला गया है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से क्या हो रहा है? The plasma membrane separates the outer and the inner solutions of different chemical compounds but having approximately the same total number of ions। मतलब बाहर जितने पॉजिटिव आयंस होंगे अंदर उतने नेगेटिव आयंस होंगे, बाहर जितने नेगेटिव आयंस होंगे अंदर उतने पॉजिटिव आयंस होंगे। मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखना ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में चेंजेस हुए तो बॉडी में चेंजेस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के चेंजेस के वजह से ही बॉडी एक्टिवेट होती है, एक्साइटेड होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि इन चैनल्स की मदद से वो बाहर के आयन का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर के आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखे। द एक्सटर्नल टिश्यू फ्लूइड, अब देखो क्या बताया जा रहा है कि बाहर ये जो हमारा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की तरफ कौन से आयंस प्रेजेंट हैं? द एक्सटर्नल टिश्यू फ्लूइड हैज बोथ सोडियम एंड पोटेशियम, बट क्या बोला गया है हमको इधर पे कि बाहर की तरफ सोडियम आयंस और पोटेशियम आयन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। सोडियम आयंस क्यों प्रेजेंट रहते हैं? क्योंकि हमने क्या देखा, सेल के बाहर सी वाटर था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। तो बाहर की तरफ सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं और पोटेशियम आयंस भी प्रेजेंट हैं, बट ज़्यादा वजन किसका है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? बट देर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 2 आयंस प्रेजेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम, और एक आयन है क्लोराइड। 3 आयंस प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? सोडियम एंड क्लोराइड।
पोटेशियम का ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ज़्यादा अमाउंट बाहर की तरफ किसका है, सोडियम और क्लोराइड आयंस का है. सो देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, while K is predominant, potassium is predominant within the fiber or in the intracellular fluid. तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, अगर बाहर सोडियम ज़्यादा है तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, अगर बाहर क्लोराइड ज़्यादा है तो अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए, सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड है, प्लस को बैलेंस करने के लिए माइनस. तो अंदर के पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए ढेर सारे प्रोटीन्स है, ये नेगेटिव चार्जेस, जिसकी वजह से अंदर का आयनिक बैलेंस भी मेंटेन रहता है. अब आगे देखो क्या बताया गया है, दिस कंडीशन ऑफ अ नर्व इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोलराइज्ड स्टेट. इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, जब बाहर पॉजिटिव आयंस है और अंदर नेगेटिव आयंस है, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म है. लाइफ में मतलब हमारे अर्थ में जो पहला सेल बना था उसका भी कॉन्सेंट्रेशन ऐसा ही था, बाहर सोडियम आयन ज़्यादा, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा. तो जो अपने फर्स्ट सेल में था वैसा ही पोलैरिटी हमको न्यूरॉन्स में भी देखने को मिल रहा है. तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट. क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेबल स्टेट, मतलब पोलराइज्ड स्टेट. पोलराइज्ड स्टेट मतलब क्या होता है, बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा, अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा, डिफरेंट पोल्स. ओके, सो दिस कंडीशन इज ऑफ अ रेस्टिंग नर्व इज कॉल्ड अ पोलराइज्ड स्टेट. मतलब इस टाइम पे आपका नर्व रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कुछ इम्पल्स पास नहीं हो रहा है, कुछ इम्पल्स सेंस नहीं किया जा रहा है, हमारा नर्व रेस्टिंग फेज में है. जब आप रात को आराम से सोते रहते हो आपका नर्व रेस्टिंग फेज में रहता है. रात को अगर सोते सोते मच्छर ने काट दिया तो आपका नर्व एक्शन पोटेंशियल में आ जाता है, मतलब नर्व का रेस्टिंग फेज डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो आपका नर्व जब रेस्टिंग फेज में होता है तो वो पोलराइज स्टेट में होता है, यानी कि वो स्टेबल स्टेट में है, बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा, अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा. और उसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना बताया गया है, मतलब जब आप इस स्टेट में ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट करोगे तो आपको कितनी रीडिंग देखने को मिलेगी कि अंदर नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा है. और कितने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हमको अंदर का वोल्टेज -70 मिलीवोल्ट्स देखने को मिल रहा है. ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक्स में ये वैल्यू दी गई है. क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पर कि आपका जो नर्व रेस्ट स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है, उसमें जब आप इलेक्ट्रोड कनेक्ट करोगे अंदर की तरफ जब आप इलेक्ट्रोड कनेक्ट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अंदर कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. माइनस में रीडिंग आ रहा है मतलब अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, प्लस में रीडिंग आता मतलब अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है. तो रीडिंग कितनी मिली हमको देखने को, -70 वोल्ट्स की रीडिंग देखने मिली. कितनी रीडिंग देखने मिली, -70 वोल्ट्स की, मिलीवोल्ट -70 मिलीवोल्ट्स की रीडिंग देखने को मिली. तो इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. मतलब जब आपका न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है, उसके सारे आयंस बैलेंस्ड हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो उसका पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट्स. और एक की स्पेशल चीज़ क्या देखने को हमको मिलती है कि इस फेज़ में भी कुछ लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ क्या होते हैं, पोटेशियम के लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो पोटेशियम को कंटिन्यू बाहर भेजते रहते हैं और इसी वजह से अंदर की नेगेटिविटी बढ़ती है. समझो अगर ये चैनल क्लोज होता, पोटेशियम बाहर नहीं जाता, तो अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा रहते, तो जिसके वजह से नेगेटिव पॉजिटिव मेंटेन रहता, जिसके वजह से इतना ज़्यादा नेगेटिव वोल्ट नहीं मिलता. आपको समझ में आ रही है बात. पर अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों हुआ, क्योंकि अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है लाइक न्यूक्लिक एसिड्स. तो अंदर इतने ज़्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और पोटेशियम कंटिन्यूसली लीक हो रहा है, जिसकी वजह से हमको रेस्टिंग पोटेंशियल का वोल्टेज कितना देखने को मिल रहा है, -70 मिलीवोल्ट्स. समझ में आई बात. आपका न्यूरॉन है, हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. न्यूरॉन में जो एक्सॉन वाला पार्ट है, ये एक्सॉन का फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक्सॉन का फर्स्ट पार्ट है. यहाँ से मैसेज यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, कैसे होगा बताती हूँ. तो हम पहले फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट देख रहे हैं. तो आपके ये न्यूरॉन का जो ए वाला पार्ट है उसमें हमने क्या देखा कि ये पोलराइज स्टेट में है, अभी तक बाहर से कोई इम्पल्स नहीं आया है, ये पोलराइज स्टेट में है, बाहर पॉजिटिव आयंस अंदर नेगेटिव आयंस. हमने जब इसमें वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो हमको क्या देखने को मिला कि अंदर कितना वोल्टेज है, -70 मिलीवोल्ट्स का वोल्टेज है. क्यों, क्योंकि अंदर के पॉजिटिव आयंस बाहर लीक हो रहे हैं, अंदर के पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ लीक हो रहे हैं, इसीलिए अंदर नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जिसके वजह से हमको वोल्टेज कितना देखने को मिल रहा है, -70 मिलीवोल्ट्स का वोल्टेज देखने मिल रहा है. इस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज स्टेट और इस रेस्टिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया है, -70 मिलीवोल्ट्स. यहाँ तक आपको समझ में आया है पक्का. देखो आगे क्या बोला है, दिस कंडीशन ऑफ अ रेस्टिंग नर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज polarized state and it is established by maintaining an excess of sodium on the outside.
तो क्या बोला गया हमको इधर पे कि अगर हमको ये पोलराइज स्टेट मेंटेन करके रखना है तो बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा रहना चाहिए और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा रहना चाहिए। मतलब बाहर जितना ज़्यादा सोडियम आयन रहेगा और अंदर जितना ज़्यादा नेगेटिविटी रहेगा, आपका पोलराइज स्टेट मेंटेन रहेगा। बात कब बिगड़ती है? जब सोडियम आयन अंदर आने लगता है। देखो सोडियम आयन का एंट्री बंद है, इधर से सोडियम आयन आ रहा है लेकिन इधर पे रुक जा रहा है, वो अपने एक्सॉन के अंदर एंटर नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी एंट्री हमने बंद करके रखी है। तो सोडियम आयन बाहर की तरफ ही ज़्यादा है, उसको हम अंदर नहीं ले रहे हैं, लेकिन अंदर का पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है। कितना स्मार्ट है पोटेशियम आयन। तो अगर सोडियम आयन जब तक बाहर मेंटेन है तब तक आपका पोलराइज स्टेट मेंटेन कर रहेगा। यहाँ तक आपको समझा है? पक्का? आगे बढ़े। ऑलराइट, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे सेल के बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा है, मतलब हमारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन के बाहर का जो पार्ट है वहाँ सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर की तरफ आपके नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं और पोटेशियम की अमाउंट कम होते जा रही है। पोटेशियम की अमाउंट कम होते जा रही है क्यों? क्योंकि लीकी चैनल्स प्रेजेंट है। ये लीकी चैनल हमेशा ओपन रहते हैं जिनके वजह से पोटेशियम आयन बाहर चला जाएगा। अब एक चीज़ याद रखो, अगर कंटिन्यूअस लीकेज चालू रहा, समझो आपने एक मटके में पानी भरा है और उस मटके में एक छोटा सा होल है, धीरे धीरे करके एक एक बूंद करके पानी गिरेगा तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप उस मटके को वैसे ही 2 दिन के लिए छोड़ दो तो पूरा का पूरा मटका खाली हो जाएगा क्योंकि पूरा पानी लीक हो जाएगा। तो इन लीकी चैनल्स का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप इन चैनल्स को बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफेक्टिव चैनल्स है, ये वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे, इसको हम बंद नहीं कर सकते। या कितने न्यूरॉन्स के लीकी चैनल बंद करोगे? बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इस लीकी चैनल का काम संभालने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। तो क्या होता है कि अगर समझो बाहर ज़्यादा पोटेशियम आयन हो रहा है, अगर बाहर ज़्यादा पोटेशियम आयन्स हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम इस सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से बाहर के पोटेशियम आयन्स को अंदर ले लेंगे। देखो बाहर ज़्यादा क्या बढ़ते जा रहा है? अंदर का पोटेशियम बाहर जा रहा है। अंदर का पोटेशियम कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो मैं उस पोटेशियम आयन को ट्रैप करूँगी, मतलब मैं नहीं, ये सोडियम पोटेशियम पंप उस पोटेशियम आयन को ट्रैप करेंगे। और जब अंदर सोडियम आयन्स बढ़ जाएगा, मतलब जब ये चैनल खुलेगा, जब सिग्नल मिलेगा तो ये चैनल खुलेगा, तो जब ये चैनल खुलेगा तो अंदर सोडियम आयन्स बढ़ जाएंगे। तो जब अंदर सोडियम आयन्स बढ़ जाते हैं और बाहर पोटेशियम आयन बढ़ जाता है तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो हमको सेल को हमेशा कौन से स्टेट में रखना है? पोलराइज स्टेट में रखना है। जब तक सेल पोलराइज स्टेट में नहीं आएगा वो इरिटेट होते रहेगा। तो सेल का पोलराइज स्टेट मतलब बाहर सोडियम आयन्स होने चाहिए, अंदर पोटेशियम आयन्स होने चाहिए। पर यहाँ पर हमारे लीकी चैनल के वजह से पोटेशियम आयन्स बाहर जा रहे हैं, मुझे बाहर के पोटेशियम आयन को अंदर लाना है। तो बाहर के पोटेशियम आयन को खींच के अंदर लाना पड़ता है। उसको खींच के अंदर लाने के लिए हमको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। जब भी किसी प्रोसेस के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़े तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। तो सोडियम आयन्स को खींच के अंदर लाना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा? पोटेशियम आयन्स को खींच के अंदर लाना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप की मदद लग रही है। किसकी मदद की ज़रूरत पड़ रही है? सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत पड़ रही है। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेंगे? जब अंदर सोडियम आयन ज़्यादा हो जाएंगे, मैंने आपको क्या बोला? देखो सेल के अंदर दोनों आयन्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम भी प्रेजेंट होता है, पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है। नेचुरल फॉर्म में अंदर सोडियम भी प्रेजेंट होगा, पोटेशियम भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ज़्यादा पोटेशियम है और सोडियम कम है। मतलब अगर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की बात करें, सेल के अंदर की बात करें, तो सोडियम आयन्स बहुत कम है और पोटेशियम आयन्स बहुत ज़्यादा है अंदर। और अगर बाहर की बात करें, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की बात करें, तो बाहर की तरफ सोडियम आयन्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्जेस है, और अंदर बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है और पोटेशियम आयन्स कम है। मतलब अगर मैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की बात करूँ, बाहर के फ्लूइड की बात करूँ, तो बाहर पोटेशियम आयन्स कम है और सोडियम आयन्स ज़्यादा है, और अंदर इसका अपोजिट है। तो अगर मुझे इसको मेंटेन करके रखना है, मुझे इसको इसी स्टेट में अगर मेंटेन करके रखना है, तो मुझे सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत पड़ती है। ये पंप क्या करता है? जब बाहर बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन्स लीक हो जाएंगे, बाहर बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन्स लीक हो जाएंगे तो अंदर पोटेशियम आयन बचेंगे ही नहीं। पोटेशियम आयन्स मुझे चाहिए क्योंकि मुझे उसको रेस्टिंग फेज में मेंटेन करके रखना है। तब हम क्या करेंगे? सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से हम अंदर जितने भी सोडियम आयन्स प्रेजेंट है ना, अंदर जितने भी सोडियम आयन्स प्रेजेंट है, उनमें से 3-3 सोडियम आयन्स करके लेते जाएंगे।
नीचे की तरफ 3 सोडियम आयन्स हैं, ऊपर की तरफ से 2 पोटेशियम आयन आएंगे और इस पंप को हम पलट देंगे। इस पंप को हम क्या कर देंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे। हम रोटेट नहीं करते हैं, न्यूरॉन खुद ये काम करता है, लेकिन न्यूरॉन को खुद ये काम करने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये पंप कब काम करता है, जब उसके पास एटीपी हो। एटीपी हमेशा एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है, वो पहले एडीपी के फॉर्म में रहता है, पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है फॉस्फोराइलेशन की मदद से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जब अपना ये चैनल लीक हो रहा है, पोटेशियम पूरा बाहर भाग जा रहा है, उसको वापस पकड़ के लाने के लिए हम सोडियम पोटेशियम पंप की मदद ले रहे हैं। तो जब आप 3 सोडियम आयन्स बाहर डालोगे तो बाहर से 2 पोटेशियम आयन अंदर आएगा, क्योंकि देखो अपनी ही चीज़ चली गई। समझो आपने अपना कोई सामान अपने भाई को रखने के लिए दिया और वो उसको पसंद आ गया, तो अब आपको अपना सामान ही वापस लेने के लिए उसको वापस रिश्वत देनी पड़ती है कि भाई मेरा सामान दे दे, मुझे वापस चाहिए तो तू 100 रुपये ले ले। तो अपना ही सामान वापस लेने के लिए उसको वापस से रिश्वत देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, पोटेशियम आयन सेल के अंदर का मटेरियल है लेकिन वो बाहर भाग गया है, तो अब उसी पोटेशियम आयन को पकड़ के लाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोडियम पोटेशियम पंप में नुकसान ये हो जाता है कि अंदर से 3 सोडियम आयन्स बाहर जाते हैं और बाहर से सिर्फ बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। पर ये भी सेल के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि सेल के बाहर जितने ज़्यादा पॉजिटिव आयन्स होंगे सोडियम के, सेल के बाहर जितने ज़्यादा सोडियम आयन्स होंगे, सेल उतना ज़्यादा रेस्टिंग फेज में रहेगा, पोलराइज स्टेट में रहेगा। तो ये था सोडियम पोटेशियम पंप का काम। किसका काम है ये? सोडियम पोटेशियम पंप का काम है। तो अब देखो आगे थ्योरी में आपको क्या बताया गया है। On the inside, there is an excess of potassium along with large negatively charged protein molecules and nucleic acid. तो न्यूरॉन के अंदर कैसा चार्जेस होता है? बहुत सारे क्या होते हैं? पोटेशियम आयन्स होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे पोटेशियम आयन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। ये जो माइनस चार्जेस मैंने बनाया है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब डीएनए। सम अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ऑलवेज लीक्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या बताया गया हमको इधर पे कि थोड़ा थोड़ा सा सोडियम और पोटेशियम आयन हमेशा लीक होते रहेगा। मतलब पोटेशियम प्रोटीन से लीक हो रहा है, इस चैनल से लीक हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से सोडियम को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पोटेशियम थोड़ा सा सोडियम हमेशा लीक होते रहता है। क्या होते रहता है? हमेशा उसका लीकेज चालू रहता है। द सोडियम पोटेशियम पंप, देखो जैसे यहाँ पर पोटेशियम लीक हो रहा है ना, वैसे कभी कभी एक हाथ सोडियम भी लीक होके अंदर आ जाता है। ओके, ज़्यादा लीकेज नहीं होता है सोडियम का, ज़्यादा लीकेज पोटेशियम का होता है। तो अब ये लीकेज को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ये स्टेज वापस रीस्टोर करना है। रीस्टोर मतलब पहले जैसा फेज लाना है। पूरा पोटेशियम बाहर चला गया, मुझे उस पोटेशियम को वापस अंदर लाना है ताकि पहले जैसा फेज आ सके। सो द सोडियम पोटेशियम पंप इन द मेम्ब्रेन एक्टिवली रिस्टोर्स द आयन्स टू देयर अप्रोप्रिएट साइड। तो हम किसकी मदद से ये रेस्टिंग फेज लाते हैं? मतलब किसकी मदद से हम पोटेशियम को अंदर लाते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से। इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाहर की तरफ सोडियम को पंप करके फेंकता है और अंदर की तरफ पोटेशियम को पंप करके लेके आता है। तो ये फेंकने का काम करता है। ओके, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सोडियम इज बीइंग फोर्स्ड आउट। देखो बाहर पहले से सोडियम है, हम और सोडियम बाहर डालेंगे। अंदर पहले से पोटेशियम था लेकिन थोड़ा पोटेशियम कम हो गया, इसीलिए हम बाहर से पोटेशियम अंदर की तरफ ला रहे हैं और अंदर से सोडियम बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। सोडियम पहले से बाहर प्रेजेंट है पर मैं और सोडियम डाल रही हूँ। समझो कि एक बेंच पे 4 बच्चे बैठे हैं पर मैं उसमें और एक बच्चे को बिठा रही हूँ। एक बेंच पे 5-5 बच्चे को बिठा रही हूँ, तो उतनी तो जगह ही नहीं है बेंच में, बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती उस बच्चे को बिठा रही हूँ। तो उस बच्चे को बिठाने के लिए मुझे एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब हम ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं, ग्रेडियंट मतलब कैपेसिटी से उल्टा काम करते हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं तो हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो द अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सोडियम इज बीइंग फोर्स्ड आउट। सोडियम को हम क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। एंड पोटेशियम इज बीइंग फोर्स्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोडियम पंप और सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। तो इस पंप को हम क्या बोलते हैं? आप सोडियम को बाहर फेंक रहे हो तो आप उसको सोडियम पंप बोलोगे या सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप बोलोगे। दिस एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, और ये प्रोसेस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमको एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। द डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ऑन द 2 sides ऑफ द मेम्ब्रेन
produces a potential difference of -50 to 100 millivolts, average is -70 millivolts। तो हमने ये जो बोला था ना रेस्टिंग पोटेंशियल की जो हमने बात की थी कि जब आप बाहर सोडियम आयन मेंटेन रखते हो और अंदर पोटेशियम आयन को मेंटेन करके रखते हो तो बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है क्योंकि अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। तो जब आपका सेल रेस्टिंग फेज में रहेगा, जब आपका न्यूरॉन का एक्सॉन रेस्टिंग फेज में रहेगा, पोलराइज स्टेट में रहेगा, बाहर जितने पॉजिटिव आयंस अंदर जितने नेगेटिव आयंस उतना पोलैरिटी मेंटेन है। तो जितना ज़्यादा पोलराइज स्टेट मेंटेन रहेगा उसका वोल्टेज कितना होगा -70 मिलीवोल्ट्स। लेकिन अगर अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो ये -70 मिलीवोल्ट्स और -80 -90 हो जाएगी। तो अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, अंदर नेगेटिविटी कितनी रहनी चाहिए -70 मिलीवोल्ट्स। लेकिन यहाँ पर चेंजेस होने लग जाते हैं जब आपके सेल को इम्पल्स मिलता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, पक्की बात है, लॉक कर लूँ मैं? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, तो आपके टेक्स्ट बुक का जो आगे का भी थ्योरी का पार्ट है वो भी देख लेते हैं। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में, क्या बताया गया है? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना देखने को मिला? द पोटेंशियल डिफरेंस सीन इन अ रेस्टिंग नर्व इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि आपका नर्व रेस्टिंग फेज में है। It is mainly due to differential permeability of the resting membrane, which is much more permeable to potassium than to sodium। देखो क्या बोला गया है हमको इधर पे, आपका ये जो मेम्ब्रेन है, आपका जो एक्सोलेमा है, वो किसको ज़्यादा अलाउ कर रहा है अंदर बाहर करने के लिए? पोटेशियम को अलाउ कर रहा है। पोटेशियम जब चाहे बाहर जा सकता है और सोडियम पंप की मदद से जब चाहिए हम पोटेशियम को अंदर ला सकते हैं। तो पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज़्यादा है, सोडियम की परमिएबिलिटी कम है। मतलब यूजुअली घर में होता है ना, बड़े बच्चों को कहीं भी घूमने की परमिशन होती है और छोटे बच्चों को बेचारे घर में बंद करके रखा जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी देखा गया है कि आपका जो पोटेशियम और सोडियम का परमिएबिलिटी है, आपका मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबिलिटी किसको दे रहा है? पोटेशियम को दे रहा है, और कम परमिएबिलिटी किसको दे रहा है? सोडियम को दे रहा है। सो दिस पोलरिटी, दिस पोलराइज स्टेट, मतलब बाहर सोडियम ज़्यादा होना और अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होना, ये कैसे मेंटेन करके रखते हैं हम? परमिएबिलिटी की मदद से। क्योंकि सोडियम आयन अंदर आएगा ही नहीं तो वो बाहर ज़्यादा रहेगा, और जब तक बाहर सोडियम आयन ज़्यादा रहेगा बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा रहेंगे। सो इट इज़ मेनली मेंटेन ड्यू टू डिफरेंट परमिएबिलिटी ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, which is more permeable to K plus than to sodium, and this results in slightly more potassium diffusing out than sodium moving inside, causing slight difference in polarity। तो क्या बोला गया हमको इधर पे? ज़्यादा छूट दे दो घर पे, अगर बड़े बच्चों को ज़्यादा आज़ादी दे दो तो वो बिगड़ जाते हैं। तो इधर पे वही बोला गया, पोटेशियम को ज़्यादा आज़ादी दे दी तो पूरा पोटेशियम बाहर चला गया। पोटेशियम बाहर चला गया तो अंदर की पोलैरिटी इम्बैलेंस हो गई, अंदर नेगेटिव चार्जेस और ज़्यादा बढ़ गए। पोटेशियम बाहर चला गया तो अंदर पॉजिटिव आयन बचा ही नहीं, अंदर नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो इसके वजह से आपका पोलराइज स्टेट इम्बैलेंस हो जाएगा, पोलैरिटी बदल जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? Also, ions like negatively charged proteins and nucleic acids inside the cell make the overall charge negative on the inside and positive charge on the outside। मतलब क्या बोला गया है कि आपका जो न्यूरॉन का स्टेट है, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो स्टेट है, तुमने पोटेशियम आयन को परमिशन दे दी कि तू जा बाहर, क्योंकि तुमने चैनल को लीक कर दिया। चैनल लीक हो गया जिसकी वजह से पोटेशियम आयन बाहर चला गया। पोटेशियम आयन बाहर चला गया तो अंदर के पॉजिटिव आयंस कम हो गए और नेगेटिव आयन ज़्यादा हो गए, जिसके वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज कितना प्रोड्यूस हुआ? -70 मिलीवोल्ट्स। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, जिसको हम इलेक्ट्रोड की मदद से कनेक्ट करके मेजर करते हैं। अब देखो आगे क्या बोला है, द नर्व मेम्ब्रेन नॉट ओनली हैज लीकेज चैनल्स बट इट ऑल्सो हैज मेनी गेटेड चैनल्स फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। तो हमारे नर्व मेम्ब्रेन के पास सिर्फ लीकेज चैनल्स नहीं होती हैं, मेन गेट्स भी होते हैं। गेटेड चैनल्स मतलब क्या होता है? मेन गेट्स, मेन गेट। ओके, तो यहाँ पर लीकी चैनल्स है, उसके वजह से तो मटेरियल लीक हो रहा है, लेकिन मेन गेट से प्रॉपर अंदर आना और बाहर जाना होगा। जैसे समझो कि जब आपको बाहर जाने अलाउ नहीं किया जाता है कुछ बच्चों को, तो वो खिड़की से कूद के घूमने चले जाते हैं। तो खिड़की मेन दरवाज़ा नहीं है, ये जो लीकी चैनल है ये खिड़की जैसा है। पोटेशियम को जहाँ से रास्ता दिखा वो भाग गया, लेकिन मेन गेट घर का दरवाज़ा होता है। तो वैसे ही पोटेशियम को अंदर लाने के लिए और सोडियम को अंदर लाने के लिए मेन गेट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली सोडियम के लिए। तो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के मेन गेटेड चैनल्स प्रेजेंट है। इनको हम बोलते हैं, जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है दे आर पोटेशियम गेटेड चैनल्स, जो रेड कलर में मैंने बनाया है दैट इज सोडियम गेटेड चैनल्स। मतलब प्रॉपर एंट्री ऑफ सोडियम एंड प्रॉपर एंट्री ऑफ पोटेशियम। ओके,
So the nerve membrane not only has leakage channels but it also has many gated channels for sodium ion and potassium ion. These are also called voltage gated channels. इनको हम voltage gated channels बोलते हैं क्योंकि अगर ये channels open हो जाएंगे तो आपके volts में change होगा. अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा थी तो वोल्ट माइनस में था, अगर अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो ये वोल्ट धीरे धीरे करके पॉजिटिव होने लग जाएगा. -70 से -60, -60 से -30, -30 से +20, +30, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगेगा क्योंकि पॉजिटिव आयंस अंदर आने लगे. तो गेटेड चैनल्स को हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलते हैं क्योंकि उनके वजह से न्यूरॉन्स के अंदर का वोल्ट बदलता है, क्योंकि चैनल्स गेट्स के वजह से पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन अंदर बाहर हो जाते हैं तो पूरा पोलैरिटी चेंज हो जाता है. दीज चैनल्स इनेबल the neuron to change its membrane potential to active potential in response to stimuli. तो देखो यहाँ पर हमको क्या बोला है, जब भी आपके नर्व के पास कोई इम्पल्स आएगा, समझो यहाँ से आपके नर्व को कोई इम्पल्स मिल रहा है, यहाँ से आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी में कोई चोट लगी या फिर आपको मच्छर ने काटा, तो जब भी आपके स्किन को आपके बॉडी के अंदर हो या बाहर हो, अंदर की तरफ भी अगर बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो अंदर के न्यूरॉन्स उसको डिटेक्ट करेंगे. बाहर से अगर बॉडी को कुछ इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो बाहर से वो बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा. तो आपकी बॉडी में जब भी कोई चेंज होता है तो डेंड्राइट्स उस चेंज को रिसीव करते हैं. देखो ये डेंड्राइट्स था, इन डेंड्राइट्स के पास स्टिमुलस आया तो ये स्टिमुलस किसके पास गया, एक्सॉन के पास गया. तो ये जब स्टिमुलस एक्सॉन के पास आता है तो एक्सॉन क्या करता है, उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है और फटाफट उसमें चेंजेस हो जाते हैं. जैसे ही हमारे स्किन को या हमारे न्यूरॉन को मैसेज मिलता है, हमारा न्यूरॉन फटाक से सोडियम आयंस और पोटेशियम आयन का इम्बैलेंस कर देता है. मतलब जैसे ही न्यूरॉन को मैसेज मिला, न्यूरॉन क्या करेगा, सोडियम आयन ओपन कर देगा. न्यूरॉन क्या करेगा, सोडियम आयन ओपन कर देगा. सोडियम आयंस धड़ धड़ करके अंदर आने लगेंगे तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और जिसके वजह से आपका ये पोटेंशियल चेंज हो जाएगा. तो उस फेज को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. हम उसके बारे में भी बात करेंगे. तो देखो आगे क्या बताया गया है, द सोडियम एंड पोटेशियम गेटेड चैनल्स are separate, so transport of both these ions is separately done. पोटेशियम के लिए अलग चैनल्स है, सोडियम के लिए अलग चैनल्स है. कोई भी आयन सेम चैनल से ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा. ओके. However, during resting potential, both these gates are closed. जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो देखो पोटेशियम आयंस भी बंद है, पोटेशियम अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं जा सकता. सोडियम आयंस भी बंद है, सोडियम अंदर नहीं आ सकता. सिर्फ कुछ लीकी चैनल्स की मदद से पोटेशियम बाहर जा रहा है. सो एट द रेस्टिंग पोटेंशियल बोथ द गेट्स आर क्लोज्ड एंड द मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड. तो जब आप रेस्टिंग फेज में होते हो तो आपका जो न्यूरॉन है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट्स. आपको ये इतना फर्स्ट पॉइंट समझ में आया है. आपके टेक्स्ट बुक में जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का पार्ट है, उस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के पार्ट को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इस एक स्ट्रक्चर की मदद से. तो हमने क्या क्या देखा आज के लेक्चर में कि हमारा जो सेल था वो सेल सी से बना था, इसीलिए उसके बाद सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि अंदर न्यूक्लिक एसिड है एंड न्यूक्लिक एसिड इज नेगेटिव इन चार्ज. डीएनए इज नेगेटिव इन चार्ज, डीएनए को ही न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. तो अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा है. और जब तक आपका सेल इस फेज में रहेगा उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग फेज. और रेस्टिंग फेज का जब आप इलेक्ट्रोड कनेक्ट करोगे, कोई भी वोल्ट की मशीन कनेक्ट करके चेक करोगे बॉडी के अंदर, तो जब आपका न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में है तो उसका पोटेंशियल कितना रहेगा, -70 मिलीवोल्ट्स. जब हमारी बॉडी को बाहर से कोई इम्पल्स मिलता है और इस रेस्टिंग पोटेंशियल में चेंजेस होते हैं तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं उस पोटेंशियल को हम, एक्शन पोटेंशियल. यहाँ तक पक्का समझ में आया है. ये पार्ट वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ भी डाउट हो तो 2 बार वीडियो को वापस पलट के देखो. थोड़ी बड़ी हो गई है वीडियो, कोई बात नहीं, डरना नहीं है. हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे. मैं आपको एक्शन पोटेंशियल बताऊंगी, नर्व इम्पल्स कैसे होता है वो बताएंगे. थोड़े बड़े बड़े वीडियोज़ हो रहे हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा. तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. लाइक बटन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बने रहो चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड. सी यू सून.